चलिए ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में कुछ क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आइसो स्ट्रक्चरल वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है ना। अब आइसो स्ट्रक्चरल के बाद हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो आइए अब उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। अभी तक हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना बेटा, तो H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए लगाने पर, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लगाने पर H का वैल्यू हमेशा एक होल नंबर आपको मिल रहा था। या तो H का वैल्यू जैसे आ रहा था तो 2 से लेकर 7 तक कोई ना कोई वैल्यू हमको देखने को मिल रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये हमने ऑलरेडी जब लिविस ऑक्टेट थ्योरी पढ़ा था उस समय पे डिस्कस भी किया था। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकालेंगे तो H का वैल्यू होल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा नहीं मिलेगा। H का वैल्यू आपको डेसिमल में मिलेगा, जैसे 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा कोई वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा आइए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज आपके सामने लिखा मैंने CH3, है ना, अभी लिखना नहीं है, अभी बस समझ लीजिए CH3 लिखा और मैंने बोला इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो आपने बोला हाफ V प्लस एम, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं है? कितने हैं? 3। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। 7/2 करा, कितना आ गया? 3.5। अब अगर H का वैल्यू बाई चांस 3 आता या H का वैल्यू बाई चांस 4 आता, तो 3 का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। और H का वैल्यू 4 आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। इसका मतलब ये होता sp2 होने का मतलब S के साथ px, py या फिर pz में से कोई एक p, मतलब कोई 2 p जा रहे होते और एक p नहीं जा रहा होता, ये कहने का मतलब था, है ना। मिक्सिंग में एक s और 2 p जा रहे होते। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता, इसका मतलब ये होता कि एक s और तीनों p मिक्सिंग में जा रहे होते, ये सब के सब मिक्सिंग में जा रहे होते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है उसका H का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 3.5। 3.5 मतलब 4 और 3 के बीच में कोई वैल्यू आ रहा है 3.5। 3.5 का मतलब हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम होना चाहिए sp2.5, ऐसा कुछ होना चाहिए। और sp2.5 नाम का हाइब्रिडाइजेशन आपके सिलेबस में कम से कम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब होता है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करें तो हमें होल नंबर चेक करना है। होल नंबर चेक करना है मतलब एक S और 2 P तो पूरे गए, ये जो तीसरा P था, इस तीसरे P का केवल आधा लोब मिक्सिंग में जा रहा होगा, ये कहने का मतलब है इसका 1, 2, 3 एंड 3.5। इसका मतलब है H का वैल्यू कितना जा रहा है? 3.5। 3.5 का मतलब है कि 3 लोब तो पूरे गए और एक लोब कैसा गया? आधा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो एक बात बोली जाती है कि मोल कॉन्सेप्ट में जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन में जाएगा तो पूरा एटम या पूरा मॉलिक्यूल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सोडियम का आधा एटम रिएक्शन में चला जाए और आधा नहीं जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी, है ना। पूरा एटम या पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन में जा सकता है। वैसे ही यहां पर जब कोई लोब या कोई ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, तो लोब पूरा जाना चाहिए, पूरा ऑर्बिटल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आधा लोब तो मिक्सिंग में चला गया और आधा लोब पीछे ही रह गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि H का वैल्यू जो 3.5 अपने को यहां देखने को मिल रहा है, ये गड़बड़ है। और ये गड़बड़ है तो इस 3.5 को हमको होल नंबर में चेंज करना है, क्योंकि H का वैल्यू हमेशा जो हमें देखना है वो क्या देखना है? होल नंबर। तो अब 3.5 अगर है तो इसको होल नंबर में बदलना है, तो इसके आसपास वाले दो ही होल नंबर है। या तो इस 3.5 को आपको 3 में कन्वर्ट करना है, और या फिर इस 3.5 को आपको 4 में कन्वर्ट करना है, जिसको हम राउंडिंग ऑफ बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आएगा, पहचानने का पहला तरीका कि आपको अगर H का वैल्यू डेसिमल में दिख जाए 2.5, 3.5, 4.5, तो समझ जाइएगा कि वो मॉलिक्यूल नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू होगा वो कुछ 0.5 में आएगा, उसको आपको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने के दो तरीके होंगे, या तो आप लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे और या फिर आप हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे। अब सवाल ये उठता है कि कब हमें 3.5 को लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है और कब हमें 3.5 को हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है। और इसी बात को समझने के लिए हमें दो केस पढ़ने होते हैं कि कब हम इसे लोअर पे राउंड ऑफ करेंगे और कब हम इसे हायर पे राउंड ऑफ करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर लिखेंगे हम लोग। आपको जब भी इस तरह का स्पीशीज मिल जाए और आपको लोअर या हायर पे राउंड ऑफ करना है,
तो आपको सेंट्रल एटम और साइड एटम को चेक करना है। चेक क्या करना है? ईएन देखना है। जैसे कार्बन सेंट्रल एटम है, यहां पर सेंट्रल एटम का ईएन कितना है? 2.5। कसाई का ईएन 2.5 होता था, और हाइड्रोजन हैरी पॉटर का ईएन होता था 2.1। अब आपको क्या देखना है? आपको साइड एटम को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? साइड एटम। साइड एटम को फोकस में रखना है। ईएन दोनों का देखना है, लेकिन फोकस किसके ऊपर करना है? साइड एटम पे। मुझे बताइए, साइड एटम का ईएन यहां पर सेंट्रल के मुकाबले ज्यादा है या कम है? कम है। अगर साइड एटम का ईएन कम है तो इस वैल्यू को लोअर पे राउंड ऑफ कर दीजिए। साइड एटम कम तो लोअर पे राउंड ऑफ, और साइड एटम का ईएन अगर ज्यादा हो तो आप इसको हायर पे राउंड ऑफ करेंगे, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है कि जब भी डेसिमल में वैल्यू आए तो इसको दो तरह से सॉल्व करना होता है, या तो लोअर पे राउंड ऑफ करना होता है या हायर पे। लोअर पे कब राउंड ऑफ करेंगे, हायर पे कब राउंड ऑफ करेंगे, उसके लिए साइड एटम का ईएन देखोगे। अगर साइड एटम का ईएन कम है तो लोअर पे राउंड ऑफ कर दीजिए, और अगर साइड एटम का ईएन ज्यादा है तो हायर पे राउंड ऑफ कर दीजिए। अब ऐसा करते क्यों है, उसका कारण थोड़ी देर के बाद देखते हैं हम लोग। आइए हेडिंग डालिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज केस 1 लिखना स्टार्ट करें। if En of side atom, if En of side atom is more than central atom, if En of side atom is more than central atom, then the unpaired electron, then the unpaired electron is treated as nothing. Then the unpaired electron is treated as nothing. Then the unpaired electron is treated as nothing. चलिए ना, पहला एग्जांपल हम लोग यहां पर देख रहे हैं बेटा। एग्जांपल है CH3। CH3 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा? H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। आपने जब इसको सॉल्व करा तो H का वैल्यू कितना आ गया? 3.5। अब 3.5 आते ही 2.5, 3.5, 4.5 कुछ भी आ जाए, डेसिमल में आते ही हमको समझ में आ गया कि ये नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन में दो कहानी, इसको या तो लोअर पे राउंड ऑफ करो या इसको हायर पे राउंड ऑफ करो। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? साइड एटम का ईएन। मुझे बताइए, यहां पर ईएन ऑफ कार्बन और ईएन ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमारा साइड एटम है, किसका ईएन ज्यादा है बेटा? सेंट्रल का। हमें साइड एटम का ईएन देखना है। साइड एटम का ईएन ज्यादा है या कम है? कम है। इसका मतलब है आप इस H को राउंड ऑफ कर देंगे, और किस पे राउंड ऑफ करेंगे? लोअर वैल्यू पे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे उसका एक और तरीका बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको भी हटा ही देता हूं यहां से। दो तरीके हमारे पास सॉल्व करने के। पहला हाफ V प्लस M माइनस C प्लस है, और दूसरा सिग्मा प्लस लोन पेयर। आइए पहले सिग्मा प्लस लोन पेयर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि उससे भी सॉल्व करना आता रहे। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइड्रोजन कितने आ रहे बेटा? 3। तो एक हाइड्रोजन यहां आ गया साइड एटम, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, हाइड्रोजन यहां आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। अब इसको देखिए, क्या ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है या नहीं बच रहा बेटा? बच रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। अगर आप सिग्मा से सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड 3। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब, पेयर का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मान लो यहां एक के बदले दो इलेक्ट्रॉन होते तो हम लोग बोलते हैं लोन पेयर है, ठीक है। अभी कैसा इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लोन पेयर के नजरिए से देखूं तो ये पूरा लोन पेयर है या आधा लोन पेयर है? आधा लोन पेयर है, इसलिए हम लोग लिख देंगे 0.5, है ना। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग आधा लोन पेयर मान सकते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता तो पूरा पेयर मानते, और एक है तो आधा मान लिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना आ रहा है? 3.5, जो कि अभी हमारा हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A से भी आ रहा था, कि जब हम हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A लगा रहे हैं तो भी H का वैल्यू कितना मिल रहा है? 3.5। तो ये दोनों तरीकों से आंसर वही आ रहा है। अगला पॉइंट, अभी हमने स्टेटमेंट क्या लिखा कि अगर साइड एटम का ईएन सेंट्रल से कम है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज नथिंग। मतलब इसको आपने जो 0.5 माना है, इसको कुछ भी नहीं मानना है। और जब आप इसको कुछ भी नहीं मानोगे तो इसका मतलब है ये वाली जो कंडीशन है ना, ये गलत हो जाएगी, और आपने सिग्मा ले लिया 3, और लोन पेयर की वैल्यू कितनी मान लेनी है आपको? 0 अज्यूम कर लेनी है ये, क्योंकि अगर साइड एटम का ईएन कम है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रीटेड एज नथिंग। 0 मान लिया आपने। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो बेटा एच का वैल्यू आ जाएगा 3, और 3 का मतलब है अभी इसकी राउंडिंग ऑफ हो चुकी है, और हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2। इसी को हम लोग डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि आप देख लीजिए, अगर एच का वैल्यू कभी पॉइंट में आता है 3.5, 2.5, 4.5, तो साइड एटम का ईएन देख लो, क्या साइड एटम का ईएन सेंटर एटम से ज्यादा है या कम है, कम है। अगर साइड एटम का ईएन कम है तो आपको इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके कितना मान लेना है, लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देना है, मतलब 3.5 को क्या मान लेना है, 3। और 3 का मतलब अगेन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2। और sp2 के अकॉर्डिंगली अगर इसकी ज्योमेट्री बनाओगे तो मुझे बताइए, कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 3। हाइड्रोजन भी कितने आए, 3, है ना। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एल्काइल रेडिकल, मिथाइल रेडिकल जब आप पढ़ते हैं तो उसी की कहानी है ये, और कुछ भी नहीं है। आपने ये 3 बना दिया। इसके बाद मुझे बताइए, sp2 की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। और क्या यहां पर कोई लोन पेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी अगर कोई पूछे तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन हमने अज्यूम करा नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इसके पास है या नहीं है इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब मुझे बताइए वो इलेक्ट्रॉन कहां है, प्योर पी ऑर्बिटल में। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिया है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन में sp2 लेने का मतलब ये हो गया कि आपके 3 ही ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए थे और 3 ही नए ऑर्बिटल बन के आए। 3 में से एक ऑर्बिटल में इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, एक ऑर्बिटल में इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, एक ऑर्बिटल में इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो उसके लिए आपको देखना है कि sp2 के अलावा क्या कार्बन के पास वैलेंस शेल में एक पी ऑर्बिटल और बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है। कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कार्बन है तो सेकंड पीरियड वालों के पास आउटर मोस्ट शेल में s और 3 पी होते हैं, उसमें से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, एक पी अभी उसके पास प्योर बचा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइब्रिड में तो नहीं आया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में बैठा हुआ होगा। प्योर पी ऑर्बिटल को अगर मैं बोलूं तो ध्यान सुनना, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसा बनाया, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा मुझे बताओ, sp2 में मैंने आपको बताया था 2 पी जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, पक्का ही क्या, कोई भी आ सकता था, याद करिएगा। आप यहां पर px py भी ले सकते थे, आप यहां पर py pz भी ले सकते थे, और आप यहां पर pz और px भी ले सकते थे। मान लो आपने हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला कॉम्बो लिया होता, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आया वो तो इनसे 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 बनाने आ गया, क्या अभी एक pz बचा हुआ है, तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें बैठा हुआ है, pz में। अगर आपने ये वाला लिया होता तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर बैठा हुआ है, px में। और अगर आपने ये वाला कॉम्बो लिया होता तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें बैठा होता, py में। पर वो बैठा हाइब्रिड में नहीं है, किसमें बैठा हुआ है, प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन अपन यहां पर कहीं पर बस इस तरह से दिखा दे रहे हैं। वो जो भी ऑर्बिटल होगा, ध्यान सुनना, वो जो भी ऑर्बिटल होगा जिसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वो ट्राइगोनल प्लेनर के प्लेन पे होगा या परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन पे आपका ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है तो pz विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर yz पे आपका प्लेन बन रहा है तो px विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वो इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर, और आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही देखते हो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस करता है कई बार, वो यही वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या लिखा है, En ऑफ साइड एटम इज, लेस कर लो कोई दिक्कत नहीं, साइड एटम लेस वाला अभी अपन ने सॉल्व करा। अभी सुबह सुबह नींद में कुछ भी हो सकता है, सतर्क रहें, सावधान रहें, है ना। वैसे वो दूसरा केस लिखेंगे तो आ ही जाएगा।
ठीक है। तो इन केसेस को पहचानने के लिए बस आपको ये देखना है कि एच का वैल्यू कैसा आना चाहिए बेटा, डेसिमल में ना। अगर होल नंबर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि भाई आपको उसको राउंड ऑफ करना है लोअर या हायर पे, और उसके लिए साइड एटम का ईएन देखना होता है। पहला केस हम लोगों ने पढ़ लिया, अगर साइड एटम का ईएन कम है तो आप किस पे राउंड ऑफ कर देंगे, लोअर वैल्यू पे। सेकंड केस आ रहा है, केस नंबर 2 लिखना स्टार्ट करें। इफ En of side atom is more than central atom, if En of side atom is more than central atom, if En of side atom is more than central atom, then the unpaired electron, then the unpaired electron is treated as, then the unpaired electron is treated as a lone pair, then the unpaired electron is treated as a lone pair. देखो क्या डिफरेंस आ गया, इधर चेक करिएगा। पहले वाले केस में हमने क्या बोला, क्योंकि हमको लोअर पे राउंड ऑफ करना था, तो इस आधे को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू लोअर पे राउंड ऑफ हो गई। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर साइड एटम का ईएन ज्यादा होगा तो हमें किस पे राउंड ऑफ करना है, हायर पे। हायर पे राउंड ऑफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस आधे को पूरा लोन पेयर अज्यूम कर लेंगे। द अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रीटेड एज अ लोन पेयर। जब इसको आप पूरा मान लोगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 होते ही ये वैल्यू बढ़ के 3.5 से आगे चली जाएगी और क्या हो जाएगी, 4। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है ना। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल आपके सामने लिखा बेटा CF3। CF3 की बात करें, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल। इसका मतलब है आपने यहाँ 3 बॉन्ड बना दिया, और एक ये इसके पास क्या बचा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चेक करिएगा, 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, और एक आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब आप सिग्मा प्लस लोन पेयर से सॉल्व करेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कायदे से देखा जाए तो आधा है, क्योंकि अगर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो एक लोन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन है मतलब आधा लोन पेयर। सॉल्व करने पर H का वैल्यू निकल के आ रहा है 3.5। दूसरा तरीका हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए लगा लीजिए। तो बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 मतलब कितना आ जाएगा, 3.5। जैसे ही H का वैल्यू डेसिमल में आया तो आपको समझ जाना है वो केस कौन सा है, नॉर्मल वाला केस है, ऑड इलेक्ट्रॉन का केस है। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन में आपको हमेशा वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, या तो लोअर पे या हायर पे। अब लोअर पे राउंड ऑफ करके 3.5 को 3 माने, या हायर पे राउंड ऑफ करके 3.5 को 4 माने, उसके लिए साइड एटम का ईएन देख लीजिए। साइड एटम का ईएन इस बार कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। जब साइड एटम का ईएन ज्यादा तो ज्यादा वैल्यू पे राउंड ऑफ करिए। मतलब इस 3.5 को आपको 3.5 ना मान के क्या अज्यूम करना है, 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। यहां पर आइए, यहां पर कैसे सॉल्व करें, ध्यान सुनिएगा। स्टेटमेंट के हिसाब से सिग्मा तो जैसा था वैसे का वैसा रखा, लेकिन अगर साइड एटम का ईएन ज्यादा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रीटेड एज अ लोन पेयर। मतलब इसको आधा लोन पेयर ना मान के पूरा लोन पेयर अज्यूम कर लीजिए। तो बेटा H का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। sp3 की आइडियल ज्योमेट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। मुझे बताइए, कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे, 4। साइड एटम कितने आ रहे हैं, 3। तो एक फ्लोरीन यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। एक जो खाली जगह है वहां पर कौन आ जाएगा, वो लोन पेयर। लोन पेयर कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, उसको आपने ट्रीट किया है एज अ लोन पेयर। तो यहां पर आप केवल एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन दिखा रहे होंगे एज अ लोन पेयर, जिसको आपने मान रखा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल रहेगा, जो कि आइडियली होना भी चाहिए। और अगर मॉलिकुलर ज्योमेट्री की बात करें तो बेटा एक लोन पेयर आ जाने की वजह से 3 का जो शेप बनता है वो क्या बनता है, पिरामिडल। इस बार बताइए, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कहां बैठा हुआ है। जैसे यहां पर मैंने बोला था ऑड इलेक्ट्रॉन इज सिटिंग इन प्योर पी ऑर्बिटल, यहां पर बताइए किसमें बैठा, प्योर में बैठा है या हाइब्रिड में बैठा है, हाइब्रिड। तो इस बार आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज सिटिंग इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
तुम्हारी क्लास का मैच वैच हुआ कि नहीं अभी तक? हो गया? जीत गए, बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटा। किस किस किससे मैच था? अच्छा, मतलब तुम्हारे बैच से नहीं था, मतलब आपस में ना? इसी बैच से टीम थी क्या? आपस में निपटा दिया तुमको? बोले आपस में ही भिड़ा दो, खत्म करो फिर। है? अकेले? बहुत बढ़िया। लिख लिया भाई सबने? चलिए ना, अभी ये दो केस हम लोगों ने डिस्कस करे। पहला केस था कि जब साइड आइटम का ईएन क्या था, सेंट्रल आइटम से कम, तो हमने लोअर पे राउंड ऑफ करा। और दूसरा केस पड़ा जब साइड आइटम का ईएन ज्यादा था सेंट्रल आइटम के मुकाबले, तो हमने हायर पे राउंड ऑफ करा। उसको कहने का दूसरा तरीका है कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन को ऐसा लोन पे ट्रीट कर लीजिए। बट सॉल्व करने के लिए अब मैं, है ना, जनरली आपको बोलूंगा यही वाला मैकेनिज्म यूज करें, क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। आपको सीधे एच की वैल्यू डेसिमल में दिख जाएगी। डेसिमल में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस है। साइड आइटम का ईएन देख लो, अगर ज्यादा है तो इसको ज्यादा पे राउंड ऑफ कर दो। साइड आइटम का ईएन देख लो, अगर कम है तो इसको कम पे राउंड ऑफ कर दो। बात खत्म, है ना? इससे करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और केसेस इस टाइप के आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। दो एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने सॉल्व करे। थर्ड नंबर पे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा बेटा ClO3, और फोर्थ नंबर पे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं NO2। इन दोनों को भी आप सॉल्व करिए, एक बार चेक करिए क्या आंसर आते हैं इनके। एच की वैल्यू दोनों में डेसिमल में आ रही होगी, है ना? तो दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन के केस है। अब सेंट्रल एटम और साइड एटम का ईएन चेक कर लीजिए आप। और ईएन वैसे भी दोनों में, साइड एटम कौन दे रखा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना? अगर फ्लोरीन नहीं है तो बाकी जो भी एटम होगा उसका ईएन ऑक्सीजन से कम ही होगा। जैसे यहां पर आइए, क्लोरीन के लिए बात करें यहां पर, तो H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए करें तो क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 है। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है। H का वैल्यू निकल के आएगा 3.5। अब 3.5 का मतलब है इसको दो तरह से राउंड ऑफ किया जा सकता है, या तो हायर पे 4 मान ले या लोअर पे 3 मान ले। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? दोनों का ईएन। सेंट्रल एटम और साइड एटम के ईएन में से साइड एटम का ईएन चेक करिए। क्लोरीन का ईएन होता है 3 और ऑक्सीजन का ईएन होता है 3.5। क्या साइड एटम का ईएन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। अगर साइड एटम का ईएन ज्यादा है तो इस वैल्यू को आपको हायर पे राउंड ऑफ करना है, और 3.5 को हायर पे राउंड ऑफ करके क्या मान लेंगे? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा? sp3। sp3 होने का मतलब ये हुआ कि क्लोरीन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 4। 4 में से 3 जगहों पर कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। तो ऑक्सीजन ने यहां भी डबल बना लिया, डबल बना लिया, डबल बना लिया। ये एक जो जगह खाली है यहां पर कौन आ जाएगा? लोन पेयर।
लेकिन ध्यान रखिएगा वो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन वाला होगा या 1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा जिसको आपने एज अ लोन पेयर अज्यूम किया है। एक और बात याद करिए, सेंट्रल एटम यहां पर क्लोरीन है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कोवेलेंसी। कोवेलेंसी में याद करिए हेलोजन कोई भी हो सेंट्रल एटम में अगर आता है तो हेलोजन के वैलेंस शेल में इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP5। NS2NP5 का मतलब इसके वैलेंस शेल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक। लेकिन याद करिए क्या क्लोरीन ने 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 तरह की कोवेलेंसी दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? दिखाई थी। अब आप देखो यहां पर क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है? 6। क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है या पेयर्ड है? अनपेयर्ड। एक्चुअल में यहां पर क्लोरीन की कोवेलेंसी 7 है। 7 में से 6 बॉन्ड तो उसने बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड बचा हुआ है जो कि हम लोग बोल रहे हैं एज अ ऑड इलेक्ट्रॉन। 7 अनपेयर कर लिए उसने, 7 में से 6 की तो पेयरिंग हो गई, एक अभी भी फालतू अनपेयर्ड बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अगेन वही है ना, टेट्राहेड्रल आ जाएगा और पिरामिडल आ जाएगा, लिख सकते हैं। अगले पे आइए, अगला वाला जो केस दे रखा है कौन सा दे रखा है बेटा? NO2 के लिए सॉल्व करें तो H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। H का वैल्यू कितना आएगा? 2.5। H का वैल्यू 2.5 जैसे ही डेसिमल में आया अपने को समझ में आ गया कि ये नॉर्मल केस नहीं है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला केस है। और ऑड इलेक्ट्रॉन वाले केस में ये जो वैल्यू आ रही है इसको या तो लोअर पे राउंड ऑफ करके 2 मानना है या फिर हायर पे राउंड ऑफ करके 3 मानना है। साइड एटम और सेंट्रल एटम का EN चेक करिए, अगर साइड एटम का EN ज्यादा है तो हायर पे राउंड ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब इस 2.5 को हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे? हायर वैल्यू मान के 3। 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। sp2 का मतलब ये हुआ, इधर देखिएगा, नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 3। अब ध्यान सुनते जाना है ना। ऑक्सीजन कितने आए? 2। एक जगह खाली पड़ी। अच्छा ऑक्सीजन जब आता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल या डबल? डबल। तो ये बना दिया अपन ने। और एक अपने पास क्या बचा हुआ है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? अनपेयर्ड। ये स्ट्रक्चर बन गया NO2 का जो कि गलत है, ये गलत है ना, ऐसा आप बना लेंगे। पिछली क्लास में भी डिस्कशन करा था, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4। 4 न्यूट्रल वाले केस की बात कर रहा हूं। अजाइड में मैंने प्लस और माइनस भी बताया था आपको। न्यूट्रल नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। 4 में से कितने कोवेलेंट? 3 और एक कोऑर्डिनेट। यहां पर आप देखोगे तो चारों के चारों बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं? कोवेलेंट। ये पॉसिबल नहीं है, इनअचॉल्वे। ठीक है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है लेकिन 4 में से 3 होने चाहिए कोवेलेंट और एक होना चाहिए कोऑर्डिनेट। कभी भी चारों कोवेलेंट नहीं बना पाएगा। चारों कोवेलेंट बनाने का मतलब आप समझिए कि उसके पास कितने अनपेयर्ड हो गए? 4। 4 तो ये और एक 5। नाइट्रोजन कभी भी 5 अनपेयर्ड कर ही नहीं सकता, वरना उसकी कोवेलेंसी 5 हो जाती। तो ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा गलतियां यही होती है ना कि अपन जल्दबाजी में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज एक और पॉइंट पे आएगा नाइट्रोजन, तब डिस्कस करेंगे। तो फिर स्ट्रक्चर क्या? ध्यान सुनिए, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन याद करिए। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? 2s2 2p3। 2p3 वाले तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? अनपेयर्ड। और 2s2 वाला क्या होता था? लोन पेयर, है ना। 3 अनपेयर्ड को देखिए, 1, 2 और 3। 3 में से एक तो अभी भी अनपेयर्ड है, बाकी 2 की पेयरिंग ऑक्सीजन से हो गई। नाइट्रोजन के पास क्या है? अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? बचा हुआ है। और जो लोन पेयर दे सकता है वो लुईस बेस, और जो लोन पेयर ले सकता है वो लुईस एसिड। यहां पर एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यहां पर कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन लोन पेयर देगा और ऑक्सीजन लोन पेयर लेगा। लेकिन अब सवाल एक और उठता है यहां पर, ध्यान सुनिएगा। नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन लोन पेयर लेने के लिए क्या चाहिए? खाली जगह। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन याद करिएगा। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4। 2s2 2p4 को अगर मैं डब्बे में दिखा दूं तो बेटा ये 2s है, ये 2p है। डब्बे में चेक करिएगा, 1 2 1 2 3 4। अगर ऑक्सीजन को लोन पेयर लेना है, लोन पेयर लेने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लेने। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए डब्बे में सिंगल पेयर होना चाहिए, पूरा डब्बा खाली होना चाहिए, पूरा डब्बा खाली होना चाहिए। और तभी हम बोलते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल है किसी के पास। क्या ऑक्सीजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल फिलहाल में दिख रहा है? नहीं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि नाइट्रोजन के पास देने के लिए लोन पेयर था, नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगा, लेकिन ऑक्सीजन लोन पेयर ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसके पास डब्बा ही खाली नहीं है। डब्बा खाली होने का मतलब पूरा डब्बा खाली होना चाहिए। पर ऑक्सीजन को याद रखिएगा, ऑक्सीजन को ब्रह्मा जी का एक वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? ये जीवन में एक बार लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। कितनी बार? एक बार। कैसे कर सकता है? ध्यान सुनना। एक बात बताओ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन।
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये दो हैं। पहले अगर हम बात करें तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, और क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से है इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने का कोई भी मौका छोड़ेगा नहीं। ये जब भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा ना, ये पक्का है इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करता है, ये अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठा के बैकशिफ्ट कर देता है। बैकशिफ्ट करने से क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो सिचुएशन है ये कुछ इस तरह से बन जाएगी 1 2 1 2, और ये डब्बा क्या हो जाएगा, खाली। और इसीलिए ऑक्सीजन के पास क्या एक वेकेंट ऑर्बिटल डेवलप हो गया या नहीं हो गया, हो गया। और इसीलिए ऑक्सीजन अपने जीवन में एक बार लोन पेयर हमेशा एक्सेप्ट कर सकता है। आगे भी जब हम सिलेबस में बढ़ेंगे तो हम कई बार ऐसा यूज कर रहे होंगे कि भैया एक कोई लोन पेयर दे रहा होगा और ऑक्सीजन उस लोन पेयर को ले रहा होगा। इवन ओजोन, अगर ओजोन का स्ट्रक्चर आपको बताओ तो यहाँ ओ और यहाँ ओ होता है। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है और यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन अपने जीवन में एक बार लोन पेयर ले सकता है। ऑक्सीजन ने ले लिया, चलिए फ्लोरीन पे चर्चा कर लें। फ्लोरीन चाहकर भी लोन पेयर नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो वो बैकशिफ्ट कर भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को वरदान मिला हुआ कि ऑक्सीजन अपने जीवन में एक बार लोन पेयर क्या कर सकता है बेटा, एक्सेप्ट कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। बताइए ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अच्छा मुझे एक और बात बताओ, इसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहां बैठा हुआ है, प्योर ऑर्बिटल में या हाइब्रिड में? हाइब्रिड में। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में? sp3। इसका अनपेड, ये 3 ऑर्बिटल बने, 1 2 3। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो किस में बैठा है, प्योर में बैठा है या हाइब्रिड में बैठा है? हाइब्रिड में। तो ये बात नोट कर लीजिए, इसके आगे देखते हैं। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, आई होप सबने सॉल्व कर भी लिया होगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पहले वाले का टेट्राहेड्रल है, दूसरे वाले का ट्राइगोनल प्लेनर, और दोनों में एक एक लोन पेयर अज्यूम करके रखा है हमने। उस हिसाब से पहले वाले का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगा पिरामिडल, और दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगा वी शेप या फिर बेंड शेप। अब देखो, है ना, ये जो स्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों ने बनाया, NO2 का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। ध्यान रखिएगा, 2 डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चाहो तो यहां पर वापस से वो पॉइंट लिख लेना। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, जिसमें 3 कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार पढ़ने में आएगा आपके। और ये नाइट्रोजन में जनरली दिक्कत होती है स्ट्रक्चर के अंदर, है ना, आगे भी होती रहेगी, याद दिलाते रहेंगे आपको कि ऐसा लिखाया था पहले। चलिए, है ना। अब ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा, उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने। एक नोट हमको लिखना है। नोट क्या है, ध्यान सुनना बेटा। एक बात बताइए, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इधर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। इससे पहले भी जो ये हमने केस पढ़ा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या था, अनपेयर्ड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या था, अनपेयर्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्टेट के लिए होता था या अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए? अनपेयर्ड की पेयरिंग। तो भाई यहां पर क्या हुआ कि बाकी सबने तो पेयरिंग कर ली, उसके बाद भी क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं या नहीं बचे हैं? बचे। जैसे यहां से हम लोग स्टार्ट करें, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। 4 उसने 4 के चारों अनपेयर्ड कर दी, क्योंकि कार्बन की कोवेलेंसी या तो 2 होती है या 4 होती है। कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अनपेयर। 4 के बाद 4 अनपेयर करने पर 3 की पेयरिंग करने कौन आ गया, हाइड्रोजन। फिर भी एक अनपेयर्ड उसके पास बच गया। जो एक अनपेयर्ड बच गया, तो कार्बन जो है ना, वो अपने उस एक अनपेयर्ड के लिए इंतजार करता है। वो सोचता है एक और हाइड्रोजन आ रहा होगा रास्ते में, कहीं लेट हो गया होगा ना, तो बोले वो 7:15 बजे वाला हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो आ रहा होगा आराम से, ठीक है। तो कार्बन ने वेट किया, हाइड्रोजन आ रहा होगा, आ रहा होगा। अगर हाइड्रोजन आ जाता तो इसकी क्या हो जाती, पेयरिंग। पेयरिंग हो जाती, बात ही खत्म हो जाता, क्योंकि बॉन्ड बनाना ही क्यों था, पेयरिंग करने के लिए। लेकिन कई वर्षों तक इंतजार करा, इसका सदियों तक इंतजार करा, हाइड्रोजन आया ही नहीं कोई पेयरिंग करने, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया, अनपेयर्ड। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, उसका मुद्दा यही है कि उसको बॉन्ड बनाना है, उसको अपने अनपेयर्ड की क्या करनी है, पेयरिंग। इसका पेयरिंग हुआ नहीं, बाकी का पेयरिंग हो गया, इसको बुरा लग गया। फिर इसने क्या करा, बोले कोई नहीं मिल रहा, चलो अपने जैसा ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसके पास यहां पर एक अनपेयर्ड है, ध्यान से देखिएगा। इस CH3 में कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी पेयरिंग के लिए कोई दूसरा साइड एटम, हाइड्रोजन वाइड्रोजन कोई भी नहीं आया। तो इसने अपना जैसे ही एक मॉलिक्यूल ढूंढा, एक और CH3 ढूंढा,
क्या उस CH3 में भी इस कार्बन के पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? होगा। और क्योंकि इनका अल्टीमेट टारगेट होता है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना, अगर कोई और साइड एटम नहीं आ रहा है तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिलके इन दोनों की क्या कर लेंगे? पेयरिंग। अब जब ये पेयरिंग होगी तो बताइए CH3 की पेयरिंग से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा? C2H6। क्या CH3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था या नहीं था? था। अगर किसी के पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहां पर जाते ही क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे या पेयरिंग हो गई? पेयरिंग हो गई। तो ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ये जितने भी केसेस है ना उनमें से ये जो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं ये सब के सब क्या है? पैरामैग्नेटिक। लेकिन राइट हैंड साइड में क्योंकि पेयरिंग हो गई है तो ये क्या बन जाएंगे? डायामैग्नेटिक। चेक करिएगा। तो होता क्या है कि ये जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज होते हैं ना, जिनके पास केवल एक अनपेयर्ड होता है, ये खुद के जैसे स्पीशीज के साथ पेयरिंग करते हुए डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये अपन ने मोनोमर बोला, ऐसा कोई भी मोनोमर जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अल्टीमेटली डाइमर बनाना था, पर उसका साइड एटम कोई आया नहीं तो उन्होंने खुद के जैसा एक और मोनोमर ढूंढा और दो मोनोमर ने मिलकर आपस में पेयरिंग करके क्या फॉर्मेशन कर लिया? डाइमर का। डाइमर बनते ही उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? पेयरिंग, और उनको क्या मिल जाती है? स्टेबिलिटी। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट में लिखिएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, odd electron species having odd electron species having one unpaired electron, odd electron species having one unpaired electron undergo dimer formation, undergo dimer formation. Odd electron species having one unpaired electron undergo dimer formation to pair up their unpaired electron, to pair up their unpaired electron, to pair up their unpaired electron। मतलब जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक अनपेयर्ड किसी के पास है तो वो अपने उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराने के लिए क्या कर लेगा बेटा? डाइमर फॉर्मेशन कर लेगा, और डाइमर फॉर्मेशन करके वो अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग कर लेता है। जैसे अभी हमने 4 एग्जांपल पढ़े। पहला एग्जांपल हमने पढ़ा बेटा CH3, अगला एग्जांपल पढ़ा CF3, इसके बाद पढ़ा ClO3 और NO2। इन सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो ये हर केस में क्या होगा? CF3 के पास भी एक अनपेयर्ड था, ClO3 में भी क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड था, और NO2 में भी नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड था। तो ये सारे के सारे अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं? पेयरिंग। पेयरिंग करने के लिए क्या कर लेते हैं बेटा? डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहां पर तो बन गया C2H6, यहां पर बन गया C2F6। बताइए ClO3 का डाइमर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? Cl2O6, और NO2 का डाइमर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? N2O4। लेकिन इसमें से NO2 के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इधर देखिएगा, NO2 में ये रिएक्शन जो है ना, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। ये रिएक्शन ऐसे भी जाती है और ये रिएक्शन ऐसे भी आती है। एनसीईआरटी में गिवन है पी ब्लॉक में, इसलिए पता होना चाहिए। NO2 को जब आप कूल करोगे तो वो N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब N2O4 को आप वार्म करोगे या हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में। मतलब मोनोमर से डाइमर भी बना सकते हो इस केस में, और इस केस के डाइमर से क्या बन सकता है? मोनोमर। जब कूल करोगे तो NO2 आपस में जुड़ जाएंगे, और जब हीट करोगे तो ये जो बॉन्ड बना था ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी और ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में। NO2 के बारे में याद करिए, क्या NO2 भूरिया है या नहीं है? तो बेटा ये जो NO2 है, दिस इज ब्राउन कलर्ड गैस, है ना, ब्राउन कलर की गैस है, और जो कि पैरामैग्नेटिक होती है। और N2O4 जो है ना, ये कलरलेस सॉलिड होता है बेटा, कलरलेस है ना, नोट कर लीजिए इसे। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर आ जाए और उनके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डाइमर फॉर्मेशन करके अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग कर लेंगे।
चलिए ना, अब ये जो अभी हमने पॉइंट लिखा है बेटा, इसमें एक दो क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। NO2 को ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाली रिएक्शन पे फोकस करिएगा। NO2 कैसा था? पैरामैग्नेटिक, लेकिन डाइमर बनने के बाद कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। और दूसरी बात, NO2 का जो कलर है वो क्या होता है? ब्राउन, लेकिन N2O4 जो बन रहा है वो कैसा होता है? कलरलेस। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट लिखिएगा, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट लिखिए। On cooling NO2, on cooling NO2, the intensity of brown color, on cooling NO2, the intensity of brown color increases. फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि NO2 को कूल करने पर वो किस में कन्वर्ट होगा? N2O4। और ब्राउन से क्या बन जाएगा? कलरलेस। तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए, उल्टा कम होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट लिखें, ऑन हीटिंग N2O4, on heating N2O4 we obtain NO2, we obtain NO2। सही है गलत है? सही है, ट्रू है। अगला लिखें, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ NO2 into N2O4, during conversion of NO2 into N2O4, the paramagnetic character decreases, the paramagnetic character decreases। सही है पॉइंट, है ना? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां से दिए जा सकते हैं कि N2O4 और NO2 को लेके कूल करने पर, हीट करने पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या कलर वलर में क्या चेंज आता है। अब देखो, ये तो अपन ने डिस्कशन कर लिया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, इससे रिलेटेड कुछ और बात अभी हमें समझनी, वो क्या है। मैंने आपको बोला था कि जब भी साइड एटम का EN ज्यादा होगा या कम होगा तो हम लोअर या हायर पे राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन इसका कारण क्या होता है, क्यों ऐसा किया जाता है, आइए अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, दो मॉलिक्यूल अज्यूम करके चलिए। पहला आपने ले लिया CH3 और अगला आपने क्या ले लिया? CF3। ठीक है, अब CH3 का कार्बन यहां पर है और मान लीजिए CF3 का कार्बन यहां पर है ना, दोनों का अज्यूम कर लीजिए, CH3 एज वेल एज CF3। दोनों ही केसेस में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, इसका H निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? 3.5। इसका, दोनों का H का वैल्यू क्या आ रहा है? 3.5। 3.5 क्या बता रहा है कि मिक्सिंग में, मिक्सर के अंदर सेंट्रल एटम कार्बन के जितने ऑर्बिटल मिक्सर में जा रहे हैं वो कितने होंगे? 3.5 होंगे, है ना? ये कहने का मतलब यही है, राउंड ऑफ तो बात की बात है। इसका मतलब ये हुआ, कार्बन के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल है वो कौन है? S, और 3 P बैठे हुए हैं। एक हो गया 2S, यहां पर हो गया ये 2P के 3 डब्बे, है ना, PX, PY, PZ। सिमिलरली अगर हम यहां पर बात करें तो इस कार्बन के पास भी वैलेंस शेल में अपने कितने ऑर्बिटल बैठे हुए हैं बेटा? टोटल 4 ऑर्बिटल बैठे हुए हैं, और उन 4 ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ इस तरह के हैं, 2S और PX, PY और PZ। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, याद करिएगा, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का स्टार्ट पढ़ा था तो हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा सकते हैं जिनकी एनर्जी लगभग इक्विवेलेंट, और ये सब बातें आपको बताई थी। 3.5 कहने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में ये जो सेंट्रल एटम कार्बन है ना, इसके जितने ऑर्बिटल एक मिक्सिंग रेंज में आते हैं वही मिक्सर में जा पाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी जिस रेंज में है वही केवल मिक्सिंग में जा पाएंगे। जैसे H का वैल्यू 3.5 आने का मतलब क्या हुआ कि अभी फिलहाल के केस में ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, जितने भी ऑर्बिटल इस एनर्जी रेंज के अंदर आ रहे होंगे केवल वही मिक्सिंग में जा सकते हैं। इस रेंज के बाहर जो भी होंगे, इधर होगा या उधर होगा, वो मिक्सिंग में नहीं जा पाएगा। और उसके हिसाब से आप देखें तो ये कितना हो गया? 1 2 3, और फोर्थ का आधा मतलब 3.5 हो गया, 3.5। और यहां पर भी देखें तो 1 2 3 एंड 3.5। ये आइडियल कंडीशन है कि भैया 3.5 ऑर्बिटल जिस रेंज में आ रहे होंगे वो किस में चले जाएंगे? मिक्सिंग में, और हम लोग उसका क्या निकाल देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, आपने बोला एक जगह हमने उसको लोअर पे राउंड ऑफ कर दिया और एक जगह हमने उसको हायर पे राउंड ऑफ कर दिया। चेक करिएगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल हमने कौन सा ले लिया? CH3, और मान लीजिए मॉलिक्यूल हमने कौन सा ले लिया? CF3। मुझे बताइए, ये जो ऑर्बिटल लिखे गए हैं ये किसके हैं? कार्बन के, सेंट्रल एटम के, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो सेंट्रल एटम जाएगा।
इस केस में बताइए साइड एटम का En कितना है 2.1, सेंट्रल एटम का En कितना है 2.5, साइड एटम का En ज्यादा है या कम है? कम है, तो लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है, मतलब 3.5 को आप क्या मान लोगे 3। लेकिन वो क्यों हुआ, कारण समझिए। मुझे बताइए यहां पर कार्बन पे है 2.5, 2.5 का मतलब कार्बन का En हाइड्रोजन के मुकाबले इसका En ज्यादा है। अगर En ज्यादा होता तो डेल्टा प्लस आता है या डेल्टा माइनस आता है? डेल्टा माइनस, इसके ऊपर माइनस आएगा। यहां पर बताइए कार्बन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का En 4 है और कार्बन का En 2.5 है। इस बार सेंट्रल एटम का En ज्यादा है या कम है? कम है, सेंट्रल एटम पे कैसा आएगा? प्लस आएगा। अब एक बात समझिए, एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मुझे बताइए सेंट्रल, ये सेंट्रल एटम के ही डब्बे हैं, सेंट्रल एटम पे यहां पर क्या आ रहा है? प्लस, और यहां पर क्या आ रहा है? माइनस। कैटायन और एनायन के साइज के बारे में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। याद आ रही है ऐसे कुछ बात? यहां पर बताइए ये किसकी तरह काम कर रहा है? एनायन। एनायन मतलब नॉर्मल कार्बन पे जो भी साइज था, इस पे नेगेटिव आने की वजह से इसका साइज उसके मुकाबले बढ़ गया। साइज बढ़ने का मतलब है शेल बढ़ जाता है, शेल के अंदर जो सब शेल है, ऑर्बिटल है, सबका साइज, सबके जो लेंथ है वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि साइज बढ़ने की वजह से ये जो लोब्स है ना, इनके बीच में साइज बढ़ने की वजह से दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो आधा ऑर्बिटल मिक्सिंग में आ रहा था ना, ये भी मिक्सिंग की रेंज से कहां चला जाएगा? बाहर, क्योंकि इनके बीच में साइज बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल बाहर चला जाता है, और केवल कितने ऑर्बिटल इस रेंज में आ पाते? 3। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि H का वैल्यू इसके लिए 3.5 नहीं अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है? 3 अज्यूम करना है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन के ऊपर क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है साइज बढ़ जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा। साइज छोटा होने का मतलब है ऑर्बिटल जो है वो पास पास आ जाएंगे। ऑर्बिटल पास पास आ जाने का मतलब क्या है कि भैया ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं ना, ये इनके साइज कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये पास आ जाएंगे। पास आने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी, ये ऑर्बिटल के साइज भी छोटे हो गए और ये कंपैरेटिवली पास आ गए। पास आने की वजह से क्या होगा, ये जो आधा ऑर्बिटल बाहर था वो छोटा होकर इस एनर्जी मिक्सिंग रेंज के अंदर आ जाएगा, और एनर्जी मिक्सिंग रेंज के अंदर आ जाएगा तो आपको मिक्सिंग रेंज में कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं? 4, और इसका मतलब H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। जबकि ओरिजिनलिटी में H का वैल्यू कितना होना था? 3.5। अब देखो, जब आप देखिए साइड एटम का En, अब सेंट्रल से, तो ये सब सेंट्रल से ही ऑपरेट होता है, लेकिन अपन को याद रखने के लिए साइड से आसान होता है, इसलिए हम साइड से करते हैं। साइड एटम का En ज्यादा, तो बताइए किस पे राउंड ऑफ हुआ? लोअर पे या हायर पे? हायर पे। और साइड एटम का En कम, तो किस पे राउंड ऑफ हुआ? लोअर पे। तो यही बात हमने बोली है कि जब भी साइड एटम का En कम होता है तो लोअर पे राउंड ऑफ कर दीजिए, और जब भी साइड एटम का En ज्यादा होता है तो हायर पे राउंड ऑफ कर दीजिए। एक्चुअल में उसमें साइड एटम का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किसका है? सेंट्रल एटम का, क्योंकि जब साइड एटम का En कम होगा तो सेंट्रल एटम का En ज्यादा होगा, और सेंट्रल एटम का En ज्यादा होगा तो सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो वो जो आधा लोब मिक्सिंग में आना चाहिए था वो भी मिक्सिंग के बाहर चला जाएगा, इसलिए लोअर पे राउंड ऑफ करते हैं। और जब साइड एटम का En ज्यादा होता है तो सेंट्रल का En कम होगा, सेंट्रल का En कम होगा तो सेंट्रल पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब साइज क्या हो जाएगा? छोटा। साइज छोटा होने का मतलब ये ऑर्बिटल पास आ जाएंगे, और वो जो आधा ऑर्बिटल मिक्सिंग से बाहर था वो मिक्सिंग में आ जाएगा, तो आप 3.5 को राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे? 4। तो ये इसकी एक्चुअल कहानी होती है ना। चलिए अब आइए, यहां पर ये बात अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, पॉइंट अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अगर उनके पास केवल और केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं? बेटा डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब काम आएंगे आगे, है ना। अब आगे देखिए, इसके बाद अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है? एक नोट बनाइएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा। इन NO and ClO2, in NO and ClO2, in NO and ClO2, two center 3 electron bond is present. Two center 3 electron bond is present. In NO and ClO2, two centered 3 electron bond is present, है ना। टू सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे 2C3। पहली बात यहां पर ये ध्यान रखना, 2C लिखने का मतलब है टू सेंटर्ड है, इसको कार्बन मत पढ़ लेना बाद में,
बच्चा जब पहली बार देखता है ना तो इसको कार्बन समझ में बाद में ऐसा आता है, तो इसको पूरा लिख लेना ना, 2C3 मत लिखना, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा पूरा लिख लीजिएगा एक बार, है ना। जिसको पता है, जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा बेटा, बाद में क्या कार्बन ही दिखता हो। आइए इधर, है ना, अब आगे डिस्कशन करते हैं। अभी यहां पर दो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे, एक NO और एक ClO2। इसके बारे में क्या है खास वो समझते हैं। बेटा एक बात बताओ, NO को चेक करिए, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, पहले उस पर बात करते हैं, या ClO2 पे भी चेक करते हैं। मुझे बताइए, अगर इसके लिए H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस से लगाए तो 5 प्लस 0, सॉल्व करने पर H का वैल्यू कितना आएगा 2.5। अगर H का वैल्यू डेसिमल में आ गया तो पक्की बात है कैसा स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन है मतलब इसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ऐसे ही ClO2 को भी सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ, अगर आपसे पहले ClO2 पे बात कर लेते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस H का वैल्यू कितना आएगा 3.5। अब चलिए इस पे बात करते हैं पहले, क्योंकि वो तो डाई एटॉमिक है तो उसको छोड़ देते हैं, पॉली एटॉमिक पे आते हैं। अगर इस पे बात करें 3.5 है और आपको बोला जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो 3.5 से तो कोई हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं चलेगा। 3.5 ने सिर्फ आपको इतना बताया कि ये नॉर्मल स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड आते ही दो कहानी पॉसिबल है, या तो इसको लोअर पे राउंड ऑफ कर दो और या फिर इसको हायर पे। उसके लिए क्या देखना होता है, साइड एटम का EN। मुझे बताइए, क्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का EN कम है या ज्यादा है? अगर EN साइड एटम का ज्यादा है तो इसको हायर पे राउंड ऑफ कर दीजिए, मतलब 3.5 को क्या मान लीजिए 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो कि गलत है, यही आना चाहिए था। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था, sp3, जो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा हुआ है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आइए समझते हैं उसके बारे में। एक्चुअल में NO को जब आप देखते हो या ClO2 को जब आप देखते हो तो इसकी कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले ClO2 को ही समझा देता हूं आपको। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो आपने देख लिया कि इसके लिए H का वैल्यू जो निकल के आ रहा है, वो वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बेटा 3.5। 3.5 का मतलब ये हुआ कि आप जब इसको साइड एटम के हिसाब से देखते तो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या मान लेते 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3, जो कि पूरी तरह से गलत है। होना यही चाहिए था पर ये गलत है। इसी तरीके से अगर आप इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करते, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, आइए वो भी समझ लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइड एटम में कौन आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब आता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल या डबल, डबल। एक ऑक्सीजन ने मान लो यहां डबल बॉन्ड बना लिया होता, और एक ऑक्सीजन ने मान लो यहां डबल बॉन्ड बना लिया होता। और मुझे बताइए, क्या उसके बाद ये एक लोन पेयर पूरा का पूरा बचता कि नहीं बचता? बचता। और ये वाला लोन पेयर है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो जाता लोन पेयर और ये हो जाता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अच्छा, आप अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो कितने हैं, 2। लोन पेयर देखोगे तो एक लोन पेयर पूरा है और ये लोन पेयर आधा है, तो लोन पेयर की क्वांटिटी कितनी आ गई, 1.5। 1.5 को सॉल्व करोगे तो H का वैल्यू कितना मिलेगा, 3.5। 3.5 का मतलब नॉर्मल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, यही आ रहा है 3.5। और ऐसे केस में याद करिए, अगर साइड एटम का EN ज्यादा होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ लोन पेयर। मतलब इस 1.5 का जो 0.5 है इसको पूरा लोन पेयर मान लेना है, तो 1.5 को आप क्या मान लेते 2, और 2 मान लेते तो बेटा H का वैल्यू कितना हो जाता 4। तो अब मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं, ये इसकी एक्चुअल कहानी आनी चाहिए थी, बट हमने उस आधे लोन पेयर को पूरा लोन पेयर अज्यूम कर लिया। पूरा लोन पेयर अज्यूम कर लिया तो H का वैल्यू कितना आ जाता है 4। 4 का मतलब है ये हो जाना चाहिए था sp3, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता, क्या होता, अनपेयर्ड। जैसे इससे पहले वाले जो चारों केस पढ़े ना, उसमें अपन ने यही करा कि साइड एटम का EN ज्यादा तो राउंड ऑफ कर दो, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता था, अनपेयर्ड होता था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखो, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है या फ्री बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ, ये अभी किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री है। यहां पर भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमने देखे थे, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है, ध्यान रखना है ना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है तो बताइए वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा या डाइमर का फॉर्मेशन कर लेगा, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पेयरिंग करनी है, उसको और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो वो क्या कर लेता, डाइमर फॉर्मेशन करता। इसी तरीके से मान लो इसका ये अनपेयर्ड, अगर इसका जो नॉर्मल केस बन रहा था वो बना देते अपन, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर भी फ्री होता।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो बताइए ये अल्टीमेटली उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या करता, डाइमर का फॉर्मेशन करता, जैसा आपने पीछे पढ़ा। और अगर ये डाइमर का फॉर्मेशन करता तो बताइए मॉलिक्यूल जो बन के आता वो क्या बन के आता, Cl2O4। अगर Cl2O4 बनता तो नेचर में मिलना भी चाहिए था, नेचर में आज तक मिला ही नहीं। अब नेचर में अगर ये नहीं मिला तो अब इसका कोई रीजन होना चाहिए, क्योंकि बाकी नेचर में ये सब तो मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री होता, ये तो जरूरत नहीं क्योंकि ये तो पेयर्ड है, लोन पेयर है, पर इसको पेयरिंग करनी होती है और पेयरिंग के लिए ये क्या बनाता, डाइमर, बाकियों की तरह। अगर ये डाइमर बनाता तो इसका डाइमर बनता Cl2O4, लेकिन Cl2O4 नाम का मॉलिक्यूल नेचर में नहीं मिला। अब नहीं मिला तो कहानी क्या आ गई कि एक्चुअल में ये डाइमर बना ही नहीं। अब डाइमर क्यों नहीं बना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो डाइमर बनता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं। अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन गया का, क्योंकि यहां तो मुझे अनपेयर्ड दिख रहा है, तो ये बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फ्री नहीं है तो अनपेयर्ड लेकिन फ्री नहीं है। ये ऑलरेडी किसी बॉन्ड के अंदर जाके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन, सोचिए कि अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री होना चाहिए था, ये यहां पर कहीं पर बॉन्ड में जाके पार्टिसिपेट कर ले, तो बताओ डाइमर बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा, और इसीलिए वो डाइमर नहीं बन पाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस बॉन्ड में चला गया तो बताइए इस बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड को देखो या पाई को, किसी एक को देख लो, इस बॉन्ड में ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन होते, दो, एक इधर और एक इधर, और ये अगर इस बॉन्ड में आ जाता तो क्या इस बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते, यस। या फिर ये इस बॉन्ड में आ जाता तो भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 3। या फिर ये इस बॉन्ड में आ जाता तो भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 3। या फिर ये इस बॉन्ड में आ जाता तो भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 3। तो एक्चुअल में यहां पर दो एटम के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने थे, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ये डाइमर बनाता। डाइमर नहीं बनाने का कारण क्या बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या करता है, किसी ना किसी बॉन्ड में जाके इन्वॉल्व हो जाता है। और जब ये बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है तो उस बॉन्ड में एटम कितने आते हैं, 2, और उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। एक बॉन्ड को देखना केवल, है ना, 2 डबल बॉन्ड मत देखना, एक बॉन्ड में जिसमें भी वो गया उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 3। तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अगर ऐसा है तभी जाके ये डाइमर नहीं बना पाएगा। हालांकि अभी तो हम इसको सिर्फ डाइमर से समझ रहे हैं कि भाई अगर डाइमर बना तो डाइमर बनने की वजह क्यों नहीं बना डाइमर, डाइमर इसलिए नहीं बना क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, हमने डाइमर समझा। लेकिन रियलिटी में सिर्फ डाइमर कारण नहीं है, रियलिटी में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सब कुछ देखा जाता है। जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन का यहां पर बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड। हर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की कुछ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है। जब इसके लिए ये चेक किया गया ना तो वो एनर्जी डबल बॉन्ड के स्टैंडर्ड से अलग थी। और वो अलग इसीलिए थी क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या हो जा रहा था, इन्वॉल्व हो जा रहा था। तो उससे तरह से प्रैक्टिकली भी उसको देखा जाता है। तो आइए यहां पर बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन या ये स्ट्रक्चर जो बना रहे ना ये स्ट्रक्चर कायदे से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसकी रियलिटी क्या है, आइए उस पर चलते हैं। रियलिटी में क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन थे। 2 ऑक्सीजन ने आके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, ये तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में डॉट से दिखा रहा हूं और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से दिखा दे रहा हूं। यहां पर ये कंडीशन बन गई। यहां पर भी कौन आ गया बेटा बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन, क्रॉस क्रॉस यहां पर बना दिया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6। अब एक यहां पर क्या बचा आपके पास, लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, लेकिन ये फ्री होता तो ये डाइमर बनाएगा, लेकिन ये अल्टीमेटली फ्री नहीं है। और फ्री नहीं है तो बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है, ऑलरेडी किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाता है। मान लीजिए, इससे तो बना ही देते, छोड़ो, ये मान लीजिए किसी एक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया ना, मान लीजिए इसमें एक्चुअल में ये डीलोकलाइज होता है, ये एक जगह नहीं टिकता, चारों जगह घूमता है, लेकिन एट अ टाइम हमको समझने के लिए एक जगह दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर इस बॉन्ड को अगर आप देखें तो यहां पर एटम कितने आ रहे, 2, और इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, 3। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसको हम बोलते हैं 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस है ना, ये भी, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम दे देते हैं। अब इस तरह से करिए, अगर ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं है? अनपेयर्ड है या नहीं है? फ्री है या नहीं है? दोनों अलग अलग बातें हैं। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं है? क्योंकि आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने, 3।
एक डब्बे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3 तो आ ही नहीं सकते। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ही है। लेकिन क्या वो बॉन्डिंग के लिए फ्री है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। ये चीजें नॉर्मली आप ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन एमओटी के अंदर ये बातें एक्सप्लेन होती है ना। तो आइए यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है लेकिन बॉन्डिंग के लिए फ्री नहीं है। अगर ये बॉन्डिंग के लिए फ्री होता तो आगे जाके क्या बना लेता? डाइमर। लेकिन इसने डाइमर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर चुका है बेटा? पार्टिसिपेट कर चुका है। अब अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो बेटा याद करिए, पहले हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आ रहा था? sp3। लेकिन अब चेक करिएगा, बॉन्ड सिग्मा कितने हैं? 2। लोन पेयर पहले कितने होने चाहिए थे? 1 और 0.5। 1.5 को राउंड ऑफ करके अपन ने क्या माना था? 2। लेकिन मुझे बताइए एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन अब अनपेयर्ड है या बॉन्डिंग में चला गया? बॉन्डिंग में चला गया, इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो इस बॉन्ड का पार्ट हो गया। तो बताइए लोन पेयर कितना बच रहा है? 1। और 1 लोन पेयर बचने का मतलब है एच का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 3। और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था sp3, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन मिलता क्या है? sp2। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है नीट में। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था, बॉन्ड एंगल के फॉर्म में आया था। तो अगर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है तो आप बॉन्ड एंगल में गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि sp3 के हिसाब से आप एंगल निकालोगे 109 और sp2 के हिसाब से एंगल क्या निकलेगा? 120 के राउंड के आसपास, है ना। इधर आइए, इस पे भी चेक करिएगा। इसका H का वैल्यू 2.5 आया। हालांकि ये डायटोमिक है, जनरली डायटोमिक में हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते, लेकिन फिर भी अगर अपन सॉल्व करें तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करते, ये साइड एटम होता तो आप क्या मान लेते? 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या मान लेते? sp2। लेकिन ये सब गलत है। आइए इसके स्ट्रक्चर से सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रक्चर पे बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5। 5 में से 3 अनपेयर्ड होते हैं और एक क्या होता है? लोन पेयर। पहले से हमें पता है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन साइड एटम आ रहा है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। अगर आप देखें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता या नहीं होता? होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता तो डाइमर का फॉर्मेशन करता, और एनओ का डाइमर अगर बनता, ये एनओ अगले एनओ के साथ जुड़ जाता, डाइमर फॉर्मेशन करता, क्या डाइमर मिलता? N2O2। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में N2O2 का एग्जिस्टेंस भी नहीं देखा गया, जिसका मतलब यह है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता बॉन्डिंग करने के लिए आगे। क्यों फ्री नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुका होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसका सही नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नाइट्रोजन के जो 5 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 4 अभी हमने दिखा दिए। ऑक्सीजन यहां पर आ गया इस तरह से, और ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसको आप ऑलरेडी इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड का पार्ट मान लेते हैं, और यहां पर अगर हमने शो कर दिया तो ये वाला बॉन्ड क्या बन जाता है बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप खुद देखेंगे ये तो है लोन पेयर, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो उसको अब आगे किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए N2O2 ना मिलकर आपको क्या मिलता है नेचर में? NO के फॉर्म में मिल रहा होता है ना। और ये बात एमओटी में भी प्रूव हो जाएगी। उसके लिए तो आप एमओटी नहीं पढ़ोगे ClO2 के लिए, लेकिन इसके लिए पढ़ते हो। याद करिए, एमओटी अगर जिसको थोड़ा बहुत जानकारी हो, NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 15। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर एमओटी में आएगा 2.5। कितना आता है? 2. अभी आप देखो, अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखते हो NO वाला जो गलत अभी मैंने किया है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है 2, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। वो 2.5 कैसे होगा? ध्यान सुनिए, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। यहां पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 या 5? 5। और 5 को अगर 2 बॉन्ड में डिवाइड कर दो तो 5/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है इसी तरीके से, क्योंकि वहां पर नॉर्मल बॉन्ड नहीं होता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर वगैरह जो है बना लीजिए फटाफट। इसमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं में है, और भी केसेस होते हैं, बट इनके लिए अपने को स्पेशली ध्यान रखना है।
चलिए ना, अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है ना, इसके बाद यहां पर एक पॉइंट हम लोग लिखने वाले। पॉइंट क्या है अभी पहले बता दिया आपको, वैसे तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। अगर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री होते तो क्या ये डाइमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते या नहीं करते? करते। लेकिन इन दोनों ने कभी भी डाइमर का फॉर्मेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन टू सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस तरह का पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखिएगा नोट बना के। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस NO and ClO2, under normal conditions NO and ClO2 do not form dimer, do not form dimer because the unpaired electron, because the unpaired electron has already participated, because the unpaired electron has already participated in two centered 3 electron bond formation, because the unpaired electron has already participated in two centered 3 electron bond formation and therefore is not free, and therefore is not free to participate in dimer formation, and therefore is not free to participate in dimer formation. इसका मतलब है वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी टू सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, और इसीलिए अब वो आगे डाइमर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री नहीं है, और इसीलिए कभी भी NO और ClO2 नॉर्मल कंडीशन में आपको डाइमर बनाते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपने को जो ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करनी थी वो यहां पर आके कंप्लीट होती है। नॉर्मल कंडीशन ऑड इलेक्ट्रॉन की ध्यान रखिएगा, EN से चेक करेंगे साइड एटम से, लेकिन इसके दो केसेस जो आपको ध्यान रखने अलग होते हैं, वो होता है NO और ClO2। इसमें वो साइड एटम के EN वाला लॉजिक नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो बॉन्ड होता है वो टू सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे केसेस समझने के बाद हाइब्रिडाइजेशन का एक लास्ट टाइप आता है, वो आता है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, कई ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए हैं जिनका नॉर्मल कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होता है, लेकिन जब वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस से कुछ ना कुछ स्टेट कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आता है। जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन होता है वो होता है PCl5, है ना। बोर्ड्स भी अगर आपने दिए होंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करे हो अगर है ना, तो हर चीज के साथ कंडीशन होती है। तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा कि इस तरह की आपको कंडीशन दी हुई होती है कि PCl5 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है PCl4+ और PCl6- में। तो इस तरह की कुछ बात हमको डिस्कस करनी है ना। पहली बात ये आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज कैसे क्या। तो जनरली यहां पर जो स्टेट आपको दिखेंगे वो सॉलिड स्टेट दिखेंगे। जनरली क्या होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली वो गैसियस होते हैं, ठीक है। जैसे PCl5 वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं या NO2 वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, जनरली क्या होते हैं, गैसियस। लेकिन वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। ये टर्म कम से कम सुन रखी होगी आपने, नहीं है तो अभी आगे इसी चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आ जाएगा। वंडरवॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इसका मतलब है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए इस कमरे में अपन ने PCl5 गैस भर दी, तो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं PCl5 का, ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे और उनका मास भी बहुत ज्यादा है। फॉस्फोरस खुद 31 है ना, और उसके बाद आप क्लोरीन देखो तो 35.5, और कितने क्लोरीन है, 5। तो इस तरह से PCl5 का मास देखोगे तो बहुत ऊपर है, 100 से ऊपर चला गया। जब मास बहुत ज्यादा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ता है, बिकॉज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस में अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आएंगे तो वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। जनरली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो या फिर आप खुद ही ऐसा मान लो कि आपने गैस को कंप्रेस करके क्या बना दिया, सॉलिड। तो जब आप किसी चीज को गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो याद करिएगा, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर, और उनका जब सॉलिड फॉर्म आता है तो क्रिस्टल लैटिस बनता है ना। तो ये दो चीजें होती है कि यहां पर जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जब उसको आप कंप्रेस करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, या फिर उसका आप फिजिकल स्टेट चेंज कर देंगे, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आयन बनाने की टेंडेंसी आ जाती है।
तो उस कारण उनका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पहला एग्जांपल है बेटा PCl5। अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो हमारा आंसर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3d। H का वैल्यू क्या आएगा? 5। 5 का मतलब sp3d। sp3d का मतलब ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 जनरली कौन से फॉर्म में मिलता है? गैसियस। अब आपको एग्जाम में सिर्फ PCl5 बोलता तो भी आप यही मान के चलते क्योंकि ये नॉर्मली मिलता ही गैसियस है। लेकिन क्या होगा अगर PCl5 के साथ एग्जाम में सॉलिड लगा दिया है ना? अब ये छोटा सा एस जो लगाएगा ना ये इनऑर्गेनिक में बहुत जगह पर चीजें चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर उसने सॉलिड लगा दिया इसका मतलब है इसकी कहानी बदल चुकी है। PCl5 गैसियस में sp3d होता, सॉलिड फॉर्म में इनके बीच में क्या हो जाएगी? पैकिंग। पैकिंग में जब ये क्लोज आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने का कारण होगा कि ये आयंस का फॉर्मेशन कर लेंगे क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब देखो इसके आयन कैसे बनाओगे वो समझना मेन। आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आपके पास कितने PCl5 है? 2। ऐसा अज्यूम करना है ना? ये नॉर्मल कोवेलेंट थे लेकिन अब इसको अगर सॉलिड में ले जाना है तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ाना है। अट्रैक्शन के लिए आप एक को बनाओगे कैटायन और एक को बनाओगे एनायन, ताकि कैटायन एनायन बनते ही अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैकिंग अच्छी हो जाएगी। पैकिंग अच्छी हो जाएगी तो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। आपको हमेशा जो भी मॉलिक्यूल में यहां लिखूंगा उसके 2 मॉलिक्यूल अज्यूम करना। और सेंट्रल एटम और साइड एटम को देख लीजिएगा। साइड एटम कौन है यहां पर? क्लोरीन। एक साइड एटम उठा के यहां ट्रांसफर करना है विथ चार्ज। यहां पर बताइए क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस या माइनस? माइनस। तो एक क्लोरीन उठा के यहां ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब है यहां क्या बचेगा? PCl4 प्लस। और यहां पर एक Cl माइनस चला गया तो क्या बन जाएगा? PCl6। ये इसके कैटायन एनायन बन जाएंगे ना। अब ये या तो रटते रहो या समझ लो कि भाई इस तरह से होता है। तो एक इसमें बन जाएगा PCl4 प्लस और एक बन जाएगा इसमें PCl6 माइनस। अभी ये जो इक्वेशन अपन लिख रहे हैं ये बैलेंस्ड नहीं है। यहां पर कितने PCl5 आएंगे? 2, जो कि मैंने आपको बताया भी। लेकिन अपन बैलेंसिंग में इनऑर्गेनिक में कोई ज्यादा ध्यान देना नहीं, अपने को पता होना चाहिए कि 2 PCl5 है, बैलेंस करना आपको आता है, ठीक है। अब देखो इसमें कहानी क्या हुई। आपने जब एक Cl को, अभी आगे और भी केसेस देखते हैं, जब आपने ट्रांसफर करा तो नॉर्मल PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन होता sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायन इन सॉलिड PCl5। अब आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 का कैटायन होता कौन है, या फिर सॉलिड PCl5 का एनायन होता कौन है, और फिर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अब PCl4 प्लस PCl6 माइनस, मैंने आपको 25-26 केस दिए थे, ये सब आप कर चुके ऑलरेडी, वही थे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आ जाएगा sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा sp3d2। 4 पोजीशन तैयार हुई, 4 ही साइड एटम है तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। 6 के 6 पूरे हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। बाकी अब सॉल्व करने का तरीका तो खैर आपको आ चुका है, तो कोई नया केस भी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, क्योंकि ये सब पढ़ना होता है। सेकंड नंबर पे आइए, देखिएगा इधर ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको दिया IF5 सॉलिड, इधर चेक करिएगा। क्या अज्यूम करना है आपको? एक स्पीशीज अज्यूम करना है या 2 अज्यूम करने? 2। अब सोचिए इधर एक IF5 है, इधर एक IF5 है, और साइड एटम को इधर ले आओ चार्ज के साथ। साइड एटम कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा? माइनस। एक फ्लोरीन इधर ले आओ, क्या बचेगा? इधर IF4 प्लस और इधर अब इनके हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा रहा हूं, आपको आ जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते रहिएगा, कहानी एक जैसी रहेगी इनकी। तीसरे नंबर पे आ जाइए। मान लीजिए आपको मॉलिक्यूल दिया गया PBr5 सॉलिड, और एक मॉलिक्यूल मान लीजिए आपको दिया गया XZF6 सॉलिड। इधर सुनते जाओ, अभी समझते जाओ, एक साथ लिख लेना। PBr5 सॉलिड, इधर चेक करिए। PBr5 सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो आपने कितने PBr5 अज्यूम कर लिए? 2, ठीक है ना, कहानी वैसी चलेगी। इधर देखते हैं, 2 PBr5 अज्यूम कर लिए, एक Br माइनस उठा के यहां से यहां रख दिया, तो यहां क्या बन जाएगा? PBr4 प्लस, और यहां क्या बन जाएगा? PBr6 माइनस। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे PCl6 माइनस तो बन जा रहा है, लेकिन PBr6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में पढ़ा था। SiF4 प्लस 2F माइनस गिव्स SiF6 2 माइनस बनता था। फिर एक पढ़ा था SiCl4 प्लस 2Cl माइनस गिव्स SiCl6 2 माइनस। वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन ये कर जाता था। और बताया था उसमें 2 बड़े Cl माइनस आए थे और उसमें एक ही बड़ा Cl माइनस आया था।
लेकिन आप सोचिए वो जब पीसीएल के आसपास 6 सीएल लगाए तो बड़ी मुश्किल से वो भी बना था, ये तो बीआर आ गया। अब सेंट्रल एटम तो है छोटा, थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन है साइड एटम बड़ा, वो भी कितने 6, उसमें भी एक बन नहीं पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बेटा ये जो PbR6 माइनस बनना चाहिए था, बनना तो यही चाहिए था, लेकिन ये बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये नहीं बन पाया। तो इधर सोचिएगा, जो पहला PbR5 था उसने अपना क्या निकाल के फेंका था? Br माइनस। वही Br माइनस अगले PbR5 पर अटैक करके ये बना था, लेकिन इसका उस PbR5 के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा तो ये अकेले का अकेला रह जाएगा, मतलब ये बनेगा केटायन और ये बनेगा एनायन। तो यहां पर दो मॉलिक्यूल की कहानी नहीं है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल बन पाता है, एक बनता है PbR4 प्लस और एक बन जाता है F माइनस। बनना चाहिए था F नहीं, Br माइनस बनना चाहिए था, Br माइनस, PbR6 माइनस ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन वो बनता नहीं। अब एग्जाम में क्या करेगा? जल्दबाजी में कंफ्यूज करने के लिए एक रिएक्शन ये लिख देगा, दूसरी रिएक्शन ये भी वैसी ही लिख देगा, PbR4 प्लस PbR6 माइनस, बोल देगा कौन सही है कौन गलत है, देखने में सब सही लगेगा अपने उस समय पे, है ना। तो ये पता होना चाहिए PbR6 माइनस का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का भी क्वेश्चन हो गया कि भाई PbR6 माइनस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। अच्छा मुझे बताइए PbR4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 5 + 4 9, 2 ही दिन हुए अभी, 4 मई तक याद है, कितना आएगा? यही आएगा। इसका बताओ, है इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका मत निकाल देना, पॉली एटॉमिक का निकलता है हाइब्रिडाइजेशन, वो मोनो एटॉमिक है, पता चला इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नाप के आ गए, 7 + 1 8, 8 का आप किया 4, 4 मतलब sp3 है ना, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, आगे आइए अगले वाले पे। यहां पर बात करते हैं XeF6, ध्यान सुनिएगा। इसमें भी आपने क्या अज्यूम करे बेटा? दो स्पीशीज अज्यूम करिए। मान लीजिए यहां पर भी दिया जाता आपको XeF6 और यहां पर भी दिया जाता है XeF6 और एक F माइनस यहां से यहां ट्रांसफर करते, तो यहां तो बन जाता XeF5 प्लस और यहां क्या बन जाता? XeF7 माइनस। जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अपने रेंज में या रेंज से बाहर है? मतलब वो भी नहीं बन पाएगा, वो एनायन भी नहीं बन पाता एक्चुअल में। इसमें भी सेम कहानी ऐसी होती है कि वो F माइनस अटैक करने जाता है लेकिन अटैक कर नहीं पाता। तो यहां पर भी एक सिंगल ही स्पीशीज बनता है, XeF5 का क्या बनता है? प्लस, और इधर F का क्या बनता है? माइनस। ये बन के आता है, ठीक है, क्योंकि वो सेकंड वाले स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करते। आगे आ जाते हैं अगले केस पर, समझिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा Cl2O6 और मान लीजिए आपको दिया गया बेटा I2Cl6, ठीक है। इधर चेक करिए, इसमें अगर हम डिस्कशन करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इधर देखना। यहां पर बताइए सेंट्रल एटम कितना था? एक एक। यहां पर सेंट्रल एटम कितने? दो। जब सेंट्रल एटम एक था तो हमने कितने मॉलिक्यूल अज्यूम करे थे? दो, क्योंकि एक्चुअल में कहानी दो के बीच में होती है। लेकिन यहां पर क्या ऑलरेडी दो सेंट्रल एटम है या नहीं है? है। तो दो सेंट्रल एटम है ना, तो आप इसको पहले तो, ये एक्चुअल में और कुछ भी नहीं, ये अपने अभी जो मोनोमर पढ़े थे वही है, Cl2O6। ये कैसे बना? इन दोनों से बना। तो अब आपको इन दोनों को अज्यूम करना है, Cl2O6 को। ऐसा मत करना कि यहां पर आपने दो Cl2O6 मान लिया, नहीं, इसमें ऑलरेडी दो सेंट्रल एटम है, मतलब ये दो चीजों का कॉम्बो है। तो इसका जो मोनोमर है उसको अज्यूम करिए। इसका मोनोमर कौन बनेगा? ClO3, और अगला मोनोमर भी कौन बनेगा? ClO3। अब उन दोनों मर में खेल खेलिए, यही वाला, इधर भी ClO3 और इधर भी ClO3। अगले वाले में बोलिए इधर आ जाएगा ICl3 और इधर भी आ जाएगा ICl। एक साइड एटम इधर ट्रांसफर कर दो चार्ज के साथ। मुझे बताइए यहां पर बचेगा तो ClO2 पे क्या बन जाएगा? प्लस, और ClO3 पे क्या, सॉरी ClO4 पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहां से एक Cl माइनस कर इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ICl2 पे प्लस और ICl4 पे माइनस। इधर बना दो केटायन, इधर बना दो एनायन, केटायन एनायन, और एक साइड एटम ट्रांसफर कर दो। तो इसका जो केटायन बन जाएगा वो बन जाएगा ClO2 पे प्लस, और यहां पर आ जाएगा ClO4 पे माइनस। यहां पर आ जाएगा बेटा ICl2 पे प्लस और ICl4 पे माइनस। इन सबके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो भी है वो हम निकाल सकते हैं। अगले केस के ऊपर आ जाएं, दो और केस है यहां पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा N2O4 सॉलिड, और मान लीजिए आपको दिया गया N2O5 सॉलिड। चेक करिएगा,
अगेन यहां पर एक सेंट्रल एटम है या दो सेंट्रल एटम है बेटा? दो। तो इसको ऑलरेडी आपको मोनोमर की तरह अज्यूम कर लेना है ना। N2O4 किससे बना होगा? आज ही पढ़ा, वो कलरलेस और ब्राउन कलर वाला जो पढ़ा, ये किसका मोनो डाइमर है? NO2 का। तो दो NO2 अज्यूम कर लीजिए। दो NO2 है और एक ऑक्सीजन यहां से यहां ट्रांसफर करा, तो इधर क्या बचेगा? NO प्लस, और एक ऑक्सीजन उधर गया तो क्या आ जाएगा? NO3 माइनस। ध्यान सुनना, ये जो NO3 माइनस है, इस आयन को क्या नाम दिया जाता है? नाइट्रेट। और ये जो NO प्लस है ना, ये आगे जाके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो तब ये NO प्लस आता है काम में, और इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं? तो नाम अभी से ध्यान रख लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे पढ़ना तो है ही है। तो इस कंपाउंड को हम बोल सकते हैं नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट, है ना। ये आयन आपको काम में आएगा आगे लिगैंड के फॉर्म में, तो इसीलिए पता होना चाहिए। अगले पे आइए, N2O5 पे बात करते हैं। N2O5, ध्यान सुनो, क्या यहां पर भी दो नाइट्रोजन है या नहीं है? अब इसको अगर आप मोनोमर में डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड होगा? 2.5 2.5 आधा आधा आ रहा है, तो वो आधा इधर कम कर दो और आधा इधर ज्यादा कर दो ऑटोमेटिकली। ये एक्चुअल में ऐसा बनता है, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो अपन क्या कर रहे थे कि अगर बराबर बराबर होता था तो एक इधर ट्रांसफर कर दो, पहले से ऐसा कर दो कि एक तरफ ज्यादा ऑक्सीजन हो जाए और एक तरफ कम ऑक्सीजन हो जाए, ताकि अपने को पहले ही पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कैटायन बनना है और किसका एनायन बनना है ना। ये 2.5 2.5 है, ऐसा मान लो। अगर इक्वालिटी के हिसाब से देखना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो ये ऐसा बनेगा NO 2.5 और NO 2.5। तो इस बार पूरा ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि एटम आधा नहीं रह सकता, तो आधा इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा? NO2, और उधर क्या हो जाएगा? NO3। इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे आ जाएगा माइनस। तो ये NO2 प्लस और ये NO3 माइनस। NO3 माइनस आयन को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेट। और जैसे NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम। तो एक हो गया नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट और एक हो गया नाइट्रोनियम नाइट्रेट। तो ये इसके कंडीशन है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको बना के पूछ सकता है। एक क्वेश्चन में बोल भी दे रहा हूं, लिख लो, ये नोट करते रहना, क्वेश्चन लिख लो पहले। What is the hybridization? What is the hybridization and geometry? What is the hybridization and geometry of cation in solid Cl2O6? Solid Cl2O6। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सॉलिड Cl2O6 का कैटायन क्या बनता है, एनायन क्या बनता है। तो कैटायन आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ClO2 प्लस। ऑप्शंस लिख लीजिएगा, या ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे सॉल्व कर लो। ClO2 प्लस का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो 7 - 1 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब sp2। sp2 में वैसे तो ट्राइगोनल प्लेनर बनना चाहिए था, बट दो ही साइड एटम है, एक लोन पेयर आएगा, तो इसलिए वी शेप या बेंड शेप बन जाएगा।
चलिए ना, एक दो क्वेश्चन और बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए इसमें फटाफट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, determine the number of atoms in same plane for cation in solid PCl5, for cation in solid PCl5। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 का केटायन कौन बनेगा, PCl4 प्लस, फिर उसका आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा बनता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होते हैं, 3। करेक्ट आंसर विल बी 3। ऑप्शन लिख लेना 0 1 2 3, करेक्ट आंसर विल बी 3। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। ये जो 8 इक्वेशन अभी आपके सामने लिखी है, इनमें से फर्स्ट पे स्टार मार्क कर लेना। पहला बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए इनमें से, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली अगर कोई केस मेंशन्ड है तो वो पहला वाला है ना। सॉलिड पीसीएल5 के बारे में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। सॉलिड पीसीएल5 आते ही वो sp3d वाला केस नहीं बनेगा, वो pcl4 प्लस और pcl6 माइनस वाला केस बनेगा। बाकी तो ठीक है, आप याद हो जाए तो कर लेना। तरीका वैसे बताई दी आपको किस तरह से शिफ्टिंग वगैरह होती है, तो उसी तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहां तक लिख लो, अब इसका आगे डिस्कशन कल ही करेंगे।